अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पीक ऑफ सोल्यूशन में खुश आमदीद। आज कुछ दोस्तों की फरमाइश में हम पीच टी 2010 में सीखेंगे कि कैसे हम अपने पेट्रोल पंप को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए देखते हैं पीच टी के फीचर। एक एक करके मॉड्यूल, उसमें काफ़ी मॉड्यूल हैं, हम उसको एक एक करके मॉड्यूल हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम उसमें डिसाइड कर सकते हैं। पीच टी के एक छोटे बिजनेस के लिए मुकम्मल ERP है, जिसमें प्रॉपर मॉड्यूल हैं। साल के तौर पर कस्टमर एंड सेल है, वेंडर एंड परचेज है, इन्वेंट्री सिस्टम है, पेरोल है, बैंकिंग है और कंपनी का पूरा स्टेटस बता रहा होता है। अब इस तरह इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आप छोटे मोटे इन्वेंट्री सारी इसमें मेंटेन कर। मिसाल के तौर पर आपका वेयर हाउस है, आपका रिटेल शॉप है, आपकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका कोई दराज पे बिजनेस है, आपका कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है, जो कुछ भी है, तो आप इसमें आराम से अपनी इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। इवन मेडिसिन स्टोर है, कुछ भी है, तो आराम से आप अपना, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन फ्यूचर में भी मॉडल वाइज हम इसको डिस्कस करें कि इसकी PhD की तो ट्रेनिंग काफ़ी मिल जाती है, लेकिन मॉडल वाइज इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल होता है कि हम कौन से मॉडल के लिए कैसे इसको इस्तेमाल करें। आज हम देखेंगे पेट्रोल पंप को कैसे हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। पेट्रोल पंप के लिए सबसे पहले साफ ज़ाहिर है हमें इन्वेंट्री रजिस्टर करना पड़ती है और चार्ट ऑफ अकाउंट रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे कि चार्ट ऑफ अकाउंट से मैंने एक बनाया मॉडल आफ्ताब फिलिंग स्टेशन के लिए, और इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। हम एक बार देख लेते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे चाहिए होता है। चार्ट ऑफ अकाउंट में सबसे पहले वही है, एसेट होता है, फिर लायबिलिटी होती है, फिर कैपिटल होता है, फिर रेवेन्यू होता है, खर्च पे एक्सपेंस होता है। ये एक ही तरतीब है। इंशाल्लाह जब मैं अकाउंटिंग की ट्रेनिंग देना शुरू करूंगा तो ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूंगा, ये ऐसे क्यों है। और इंटरनेशनल क्राइटेरिया यही है कि सबसे पहले हम उसका एसेट रखें, इसलिए लिक्विडिटी के हिसाब से रखते हैं। अच्छा, कुछ में ये होता है कि फिक्स पहले और लिक्विड एसेट आगे, कोई लिक्विड पहले रखते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी अपनी मर्जी है, लिक्विडिटी के हिसाब से रखें। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कौन सा एसेट जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि कैश में कन्वर्ट होने वाले को लिक्विड कहते हैं, जल्द कन्वर्ट होने को लिक्विड कहते हैं। जो जल्द हो जाएगा वो ज़्यादा लिक्विड होगा, उसको पहले जिस पेटी कैश है, नैंड है, रेगुलर चेकिंग अकाउंट है, उसके बाद बैंक से जा रहे सारे कैश में खुलेंगे, बैंक जितने हैं। उसमें अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल इसमें हम पार्टी वाइज भी मेंटेन कर सकते हैं और एक ही अकाउंट रिसीवेबल हम चला सकते हैं। और मैं ये रिकमेंड करूंगा अकाउंट रिसीवेबल एक ही चलाएं, क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट को लंबा करने का कोई फायदा नहीं है। वहाँ PhD के मॉड्यूल के अंदर हमारे जब अकाउंट रिसीवेबल का है, तो उसमें सारी चीज़ें डिटेल से वो दे रहा होता है कि किस पार्टी की कितनी रिसीवेबल है, एजिंग है, इसका पूरा मॉड्यूल अलग से है। तो इसलिए हमें यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल वगैरह अलग लिखने की जरूरत नहीं है, उसका डाउटफुल डाटा इसी में डाल देते हैं। तो इन्वेंट्री इन्वेंट्री आप देखिए हमने कितनी इन्वेंट्री, फ्यूल है, लुब्रिकेंट है, पार्ट्स और अदर। हमें 3 तरह की पंप पे इन्वेंट्री होती है। एक तो फ्यूल की होती है, आप चाहें तो डीजल की अलग कर सकते हैं, पेट्रोल की अलग, वो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। आपने इन्वेंट्री रखी, वो सारी चीजें उसके इन्वेंट्री के मॉड्यूल में आपको अलग-अलग शो कर रहा होता है कि किसकी कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। फजूल में एक चार्ट ऑफ अकाउंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर दोबारा मैं यही बात कर रहा हूँ, जब हम वहां जाएंगे तो इंशाल्लाह ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह एम्प्लॉय को एडवांस देना है तो ये पेरोल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्टिव मॉड्यूल है तो आप पेरोल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये वरना आप यहाँ पे एम्प्लॉय के फर्दर आपके 10 एम्प्लॉय या 15, आपके पंप के इतने ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं होते, 10 15 20 एम्प्लॉय होते हैं, उनके आप बाय नेम भी अकाउंट खोल सकते हैं और बाय नेम उनकी जब जेबी डालें सैलरी की तो उसे डिडक्ट कर लें, ताकि आपको पता हो ये इतने हैं। उसके बाद आपका इक्विपमेंट होता है, फर्नीचर है, दूसरा फिक्सचर है, लैंड बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें, वो साथ ही इसकी कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन है। कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन को यहाँ एसेट की तरफ क्यों लिखते हैं,
इसी की तरफ इसलिए लिखते हैं कि हमें बुक वैल्यू का पता चलता रहे कि हमारी मालियत कितनी है डेप्रिसिएशन निकलने के बाद। अभी सारी चीजें एसेट की तरफ ही माइनस होती हैं। कुछ पुराने रूटीन में क्या होता था, डेप्रिसिएशन लॉस फॉर डेप्रिसिएशन इसका नाम देते थे और डेप्रिसिएशन को अलाउंसेस में यानी कि लायबिलिटी की साइड पे लिख देते थे। उससे क्या होता था, फजूल में एक आपकी वर्थ बहुत ज्यादा शो कर रहा था जो कि एक्चुअल वर्थ होती नहीं थी। इसलिए आप मैटेरियलिटी के हिसाब से आपको इसको इधर ही लिखना पड़ता है। इसके बाद आपके आ जाते हैं लायबिलिटीज आ जाती हैं। इस तरह अकाउंट पेबल हैं, जिस अकाउंट पेबल है, उसके बाद वेजेस पेएबल है, टैक्सेस पेएबल है, एम्प्लॉय के सारी चीज़ें पेएबल हैं। जो जो पेएबल आपने बनाना है, वेंडर की पेमेंट है, सीधी बात है। आप जिससे पेट्रोल लेंगे वो पेएबल में खुलेगा। वो मैं यही कहूँगा कि एक ही अकाउंट पेएबल खोलें जिसको वहाँ इन्वेंट्री के उसके साथ परचेज के साथ हम लिंक कर सकें। उसके बाद हम यहाँ नीचे थर्ड पोर्शन आ जाता है लायबिलिटी के बाद हमारा कैपिटल। कैपिटल हम 1 2 3 4 5 जो भी हैं वो हम खोलेंगे। इस तरह नीचे ड्राइंग खोलेंगे और रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का काउंट होना बड़ा जरूरी है और इनके आगे जो जो लिखा हुआ है गेट इक्विटी क्लोज्ड, इन सब का मतलब है साथ साथ बताते जाऊंगा। सेल इनकम, अब आखिर पे चौथे पे आ गया इनकम आ गया और इनकम के बाद पांचवें पे आ गया हमारा वो आ गया एक्सपेंस। और ये हायरार्की है, चाहे जो भी ईआरपी यूज करें यही हायरार्की है। एक्सपेंस पांचवें पे आता है और अब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसकी एडवर्टाइजमेंट है, ऑपरेशन एक्सपेंस है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबका अलग अलग है। आपने जैसे इन्वेंट्री अलग अलग लिखा है इसलिए कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी अलग अलग आप लिखते जाएंगे। मतलब तीन ही वो लिखे हैं तो तीन ही होने चाहिए। उस तरह हमारे एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस जितने भी आपके ऑपरेशन एक्सपेंस होते हैं पाम के रिलेटेड वो सारे आप इसमें डालेंगे ताकि आप आराम से अपने डेली का एक्सपेंस भी मेंटेन कर सकें। तो ये एक हमारी ऐसी ईआरपी है। मिसाल के तौर जब नया अकाउंट खोलते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगला अकाउंट नंबर क्या देना है। ठीक है, अगला अकाउंट नंबर देना है। यहाँ पे लिस्ट खोलेंगे 2010 है मेरे पास, पीटी 2010 लिस्ट खोलेंगे तो यहाँ भी शो कर देता है। तो आप अपनी मर्जी से सर्च भी कर सकते हैं कि एसेट कहाँ से खत्म हो रहा है, एक्सपेंस कहाँ से खत्म हो रहा है, उससे अगला कोड देना होता है। और यहाँ टाइप का सबका मतलब है। अगर अकाउंट पेएबल है तो इसका मतलब है कि जिससे परचेज डल सके। अकाउंट सेबल है इसका मतलब है इसमें इनवॉइस बन सके। कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है। उसके बाद कैश है, कास्ट ऑफ सेल है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बनाते हैं हम। उसके बाद कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि इन्वेंट्री के अंदर ये चीजें लिंक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनेगा। अच्छा, ये हर एंट्री के साथ कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड खुद बनाता जाता है, आपको इसके लिए ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती। इक्विटी है, डज नॉट कंट्रोल ओनर इक्विटी होती है, कैपिटल होता है। उसके बाद इक्विटी डज गेट क्लोज्ड ड्राइंग होती है। इक्विटी रिटेन अर्निंग ये रिटेन का पार्ट होता है, इसमें लाजमी अकाउंट देना होता है वरना ये आपकी अकाउंटिंग नहीं परफॉर्म करता क्योंकि ये लाइव पीएनएल बना रहा होता है। इसलिए एक्सपेंस है, फिक्स एसेट है, इस फिक्स एसेट बताना पड़ेगा ताकि बैलेंस शीट आराम से बनाए। इनकम है, पीएनएल के लिए इनकम बताना है। ये सारी चीजें लाइव बनाए, इसलिए इन्वेंट्री को इन्वेंट्री बताना जरूरी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और अदर एसेट हैं। ये सारी चीजें यही टैब बता दोगे तो इस हिसाब से वो बता देगा। तो इसका ओपनिंग बैलेंस भी आप डाल सकते हैं हर अकाउंट का। जो अगर मिसाल के तौर पे आज काम शुरू कर रहे हैं या जुलाई में काम शुरू कर रहे हैं तो जुलाई में पिछले साल का जो बैलेंस होगा वो आप ओपनिंग भी डाल सकते हैं। तो वो ये मसला के तौर पर 30 का आपने अकाउंट ओपनिंग बैलेंस आप ये क्लिक करते हैं किसी का भी। एक मिनट, अच्छा ओपनिंग बैलेंस दो ही तरह का हो सकता है। अब एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस कोई रीजनेबल नहीं है, उसमें ये है कि आपने मार्च में शुरू कर लिया या बिल्कुल मिड में शुरू कर लिया तो आप एक्सपेंस का डाल सकते हैं वरना आप एक्सपेंस का बैलेंस नहीं डालना चाहिए। तो बैलेंस सिर्फ आपका एसेट और लायबिलिटी और कैपिटल डालना चाहिए, इसके अलावा नहीं। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये 30 जून था इसका ओपनिंग बैलेंस ये है तो इसी से वो आगे बनाना शुरू कर। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आप माइनस में डालेंगे, अगर प्लस बैलेंस है तो आप उसमें प्लस बैलेंस है तो आप
प्लस में डालेंगे। जिस तरह ये प्लस में है वो माइनस में है, दोनों में। प्लस माइनस का क्या मतलब है? अगर एसेट है, अगर एसेट है तो उसका प्लस का मतलब है वो डेबिट है, और माइनस का मतलब लायबिलिटी है। ये फार्मूला है। ये जैसे जैसे आप काउंटिंग करते जाएंगे, सीखते जाएंगे आसानी। मैं इसको ज्यादा मुश्किल नहीं करता, तो ज्यादा काउंटिंग की लैंग्वेज यूज करूंगा। तो ये हमने चार्ट ऑफ अकाउंट जो बनाना और देखना सीखा। अगर इसमें कोई मसला भी हो तो आप स्टैंडर्ड किसी भी, अगर जब न्यू कंपनी बना रहे होते हैं तो आपको वो पूछता है कि कौन सा बिजनेस है, कोई भी चार्ट ऑफ अकाउंट आप इंपोर्ट कर सकते हैं वहां से भी, या किसी से प्रोफेशनल से बनवा लेते हैं वन टाइम। ये वन टाइम कास्ट होती है, इसके इतना बड़ा मसला नहीं होता, ये वन टाइम चार्ट ऑफ अकाउंट बनवा लेते हैं। और उसके बाद कस्टमर इन्वेंट्री भी आ जाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट बनने के बाद हमारे साफ ज़ाहिर है आइटम खुले होंगे तो हम परचेज और सेल कर पाएंगे। आज हम इन्वेंट्री को कवर करेंगे, कल हम सेल और कस्टमर को कवर करेंगे, वेंडर को करेंगे। तो इंशाल्लाह 2-3 दिनों में ये हम मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे पेट्रोल पंप के मॉडल के लिए। तो सबसे पहले आइटम खोलने के लिए, इन्वेंट्री आइटम के लिए मैंने न्यू आइटम किया। अब सीखने के लिए बड़ा जरूरी है कि मैं क्या, अब देखिए आइटम के अंदर खोलने के क्या क्या वो कहते हैं सेट डिफॉल्ट इन्वेंट्री आइटम। इसका मतलब ये होता है कि हम स्टॉक आइटम लेते हैं। ये मैं पहले एक न्यू करता हूँ फिर बताता हूँ। ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा स्टॉक आइटम, मास्टर स्टॉक आइटम। मास्टर स्टॉक आइटम का उसका मतलब सब्सिडरी भी आइटम है कोई, ठीक है। आपने पेट्रोल पंप के लिए सारे ही स्टॉक आइटम लेना है। स्टॉक आइटम आपका फ्यूल स्टॉक है, लुब्रिकेंट स्टॉक है, फिल्टर स्टॉक है। अगर आपकी सर्विस स्टेशन साथ है तो आपका सर्विसेज का एक अकाउंट खुलेगा। डिस्क्रिप्शन ओनली भी खोल सकते हैं, सर्विसेज भी खोल सकते हैं। बेहतर यह सर्विसेज भी खोले क्योंकि इसकी कास्ट भी है। उसके बाद नॉन स्टॉक आइटम, मतलब ये स्टॉक नहीं मेंटेन करेंगे, वो करेंगे। आपने मिसाल के तौर पे कोई भी नीचे चीज चार्ज करनी होती है, एक्स्ट्रा चार्ज करना होता है, कोई चार्जेस हैं, कोई कोरियर चार्जेस हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन ओनली खोल लेता है। टीसीएस ये वो सारे आइटम का आप खोल सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट ने आपको कोई चीज भेजनी है तो वो बिल में आपने डालनी है। एडवांस होता है, जिस तरह मोस्टली पंपों से लोग एडवांस लेते हैं फ्लीट वाले, तो वो एडवांस डिस्क्रिप्शन ओनली खोल देंगे, एडवांस टू व्हीकल। तो वो हर आइटम में सिलेक्ट किया, वो जब आ जाएगा उसके आगे ही हम गाड़ी नंबर लिख देंगे और एडवांस उसको चार्ज हो जाएगा कस्टमर को इनवॉइस के अंदर। डिस्क्रिप्शन ओनली, स्टॉक आइटम और सर्विस आइटम, 3 पंप के मेन आइटम खुलेंगे। इसके अलावा सीरियलाइज जो असेंबलिंग का होता है, इसकी आपको जरूरी नहीं है सीरियलाइज का। 2-3 आइटम आपके स्टॉक आइटम, सर्विस आइटम और डिस्क्रिप्शन ओनली। अच्छा, इसलिए तो इसको वो कहते हैं कि पहले डिफॉल्ट कर दो कि सबसे ज्यादा आपके आइटम कौन से। मिसाल का अगर एक इन्वेंट्री है, स्पेयर पार्ट स्टोर है, तो उसमें सारे ही इन्वेंट्री आइटम होंगे। तो स्टॉक आइटम डिफॉल्ट कर दो, बार बार ये आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ये इधर ही जब इसे न्यू करोगे ये ऑटोमेटिकली है, वरना ये खाली आता है। अच्छा, तो जैसे ही हम देखें न्यू करते हैं तो कुछ चीजें वो ले लेता है। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि काम ऑयल फिल्टर खोलेंगे। क्या खोलेंगे? लिस्ट हमने देख ली, एक बार जरा एक नजर लिस्ट देख लें। मसलन ये स्टॉक आइटम है, ये लुब्रिकेंट्स हैं, ये फ्यूल है। और मर्जी आपकी अपनी है, पूरा प्रोडक्ट का नाम दे दे शॉर्ट, या नुमेरिक दे दे, या सिर्फ अल्फा नुमेरिक दे दे, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी सहूलत है। मिसाल के तौर ये आप 01, ये लाजमी नहीं है, यहाँ डीजल भी नाम दे सकते थे हम इसका। हम सीधा इसको लिखें जी डीजल टैंक 1। अच्छा, इन्वेंट्री अगर आपने टैंक वाइज सेल करनी है, मिसाल के तौर 1 2 3 टैंक वाइज करनी है, टैंक वाइज खोलनी पड़ेगी। आपको डिस्पेंसर वाइज कंट्रोल करना है, डिस्पेंसर वाइज खोलना पड़ेगा। लेकिन डिस्पेंसर की इन्वेंट्री नहीं होती। आप इन्वेंट्री या टैंक में डालते हैं या आइटम में डालते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी। अगर अब रजिस्टर पे आपने बनाया टैंक 1, टैंक 3 डिस्पेंसर का भी कंट्रोल किया हुआ, तो यहाँ बेहतर यही है कि डीजल का अकाउंट खोल दें। या ज्यादा बाइफरकेट करना तो डीजल टैंक 1 आपने खोल दिया सेल करते हुए आज, ठीक है। लेकिन जब जो कस्टमर को इनवॉइस जाती है तो उसमें भी डिस्क्रिप्शन है ये लिखी होती है, तो अच्छा नहीं लगता।
इनवॉइस आप सारी पर्चियां उसको जब रिपोर्ट भेज रहे होते हैं कि ये पर्ची है, ये तो अच्छा नहीं है। हाई स्पीड डीजल आप लिखें और टैंक को आप रजिस्टर पे मेंटेन रखें। यहाँ पे उसका ग्रांड टोटल इसके ग्रांड टोटल के बराबर होना चाहिए, स्टॉक के बराबर। तो इसलिए मैं अच्छा, जब इसकी प्राइस लेवल की बात होती है, प्राइस लेवल है हमारे पास 7 प्राइस लेवल है। मिसाल के तौर पर कस्टमर है हमारा, एक बंदा है, उसको हमने दे दिया ये जिस तरह मोस्टली होता है नोजल रेट होता है। मिसाल के तौर पर मैंने कह दिया जी ये 88 का रेट है एक बंदे के लिए, और दूसरे के लिए 90 का रेट है, तीसरे के लिए 70 का रेट है। ठीक है, और ये मैंने ओके कर दिया। अब 3 रेट आ गए। लेवल 1 का उसने रेट ले लिया, लेकिन लेवल 2 और 3 का भी रेट उसने सेव किया हुआ। लेवल 2 और 3 का भी रेट उसने सेव किया है। हर आइटम के 7 रेट डाल सकते हैं और 7 तरह के कस्टमर मेंटेन हो सकते हैं। जिस कस्टमर में जो लेवल है, इसको समझाने के लिए मैं कस्टमर के आता हूँ उस पर। अब जब कस्टमर कोई भी है, मिसाल मेमन साहब का अकाउंट खुला हुआ है, अब यहाँ पे उसको मैंने लेवल बता दिया प्राइस का। ये तो मैं फ्यूल दे दिया ना उसको। यहाँ देखिए उसका सेल इन्फो के अंदर लेवल 7 है। अगर इसको मैं 2 लेवल दूंगा तो 2 लेवल का रेट लगेगा, 3 लेवल दूंगा तो कस्टमर जो जब इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे होते हैं उसमें एक सारी चीजें आपने मेंटेन करनी है कि आपने किस रेट पे इसको सेल करना है। तो ये जरूरी है कि आपने, अगर सेम रेट है तो फिर तो इश्यू को नहीं है। आप अगर सबका सेम रेट है फिर तो इश्यू को नहीं है ना। फिर तो आपने क्या करना है, हम थे इन्वेंट्री के ऊपर, फिर तो आपने यही करना है कि अपना उसकी इसी में रेट डाल देना, इसी में रेट डाल देना आपने। और अगर कोई क्वांटिटी डिस्काउंट देना है तो दें, वरना उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मली यही होता है कि सीधा रेट डाल दिया और लास्ट यूनिट कॉस्ट इसकी जरूरत नहीं है, वो खुद सिस्टम निकालता है। कॉस्ट मेथड, अब ये देखिए कॉस्ट मेथड भी 2-3 दिए और लिफो फिफो एवरेज और स्पेशल यूनिट। तो आपने एवरेज ही रहने देना, वो आप लिफो फिफो पे नहीं जाएंगे। लिफो फिफो होता है जहाँ फिजिकल स्टॉक देना लेना आसान हो, कि ये मैंने पहले दिया, ये बाद में दिया, ये उसके बाद में दिया। उसके बाद उसका पार्ट नंबर आपका नहीं होता, स्पेयर पार्ट होगा तो पार्ट नंबर होगा, एसक्यू होगा, सारी चीजें होंगी। तो यहाँ आपने आइटम टाइप ले लेना है। हमने इसका फ्यूल ऑयल जो भी आइटम टाइप बनाना चाहे बना सकते हैं। वन टाइम आप टाइप करेंगे तो वो दूसरी टाइप वो नजर आ जाएगा, यही टाइप कर दें, अलग खोलने की जरूरत नहीं होती। मैं फ्यूल है, मैंने लुब्रिकेंट है, और तीसरा मिसाल के तौर पर मैंने कहा एक बार मैं इधर फिल्टर डालता हूँ। अब जैसे ही आइटम सेव होगा तो मुझे आइटम टाइप मिलना शुरू हो जाएगा। अब लोकेशन है, जिस तरह लोकेशन है, लोकेशन में भी अब मैंने टैंक टैंक ले सकता हूँ, मैं अपने पंप का नाम लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, वो लिख आइटम। उसके बाद स्टॉक यूएम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट लीटर है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट लीटर है, लीटर आपने करना, वेट की जरूरत नहीं है आपकी। तो और ये देखिए वो कह रहा है जीएल सेल अकाउंट, आप मोस्टली ये क्लिक करेंगे तो सेल वाले अकाउंट आ रहे होंगे। ये फ्यूल है तो सेल इनकम फ्यूल आ जाएगा। जीएल इन्वेंट्री, अब देखिए इन्वेंट्री के आ रहे होंगे सारे, नजदीक नजदीक ऊपर नजदीक नजदीक है। लेकिन यहाँ वो वहां सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट ढूंढेगा इन्वेंट्री के आइटम, ये दूसरे नहीं ढूंढेगा। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ही आइटम ढूंढेगा, उसके बाद आपने सेव कर देना। इसके बाद आपका ये आज आइटम वाला काम। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आपको कोई कस्टमर की चाहिए होगा कि इसको वेंडर से दे सकते हैं, ये स्पेशल नोट दे सकते हैं, इसका एंटियन नंबर, शनाख्ती कार्ड, कुछ भी आप ये किसके लिए सॉरी ये आइटम है, ये किसके लिए हमने परचेज किया, या इसका दूसरा वेंडर कौन दे सकता है, या इसकी जगह पे क्या बिक सकता है। तो वो ये स्पेयर पार्ट वाले ज्यादा यूज करते हैं, आपके पंप का नहीं है ये। और स्पेयर पार्ट के लिए ये कस्टम फील्ड ज्यादा काम की आती है, कि वो लिख सकते हैं यार क्लच लेदर है, ये एक ही बी का लग सकता है, दूसरी का लग सकता है, तीसरी का लग सकता है, ये आपके लिए नहीं। पेट्रोल पंप में सीधा सीधा उसको हमने सेव कर देना न्यू आइटम को। तो
इस तरीके से हमारे पास ये आइटम खुल के आ जाएगा, यानी कि उसका कोड आ जाएगा। कोड आप कुछ भी ब्रेक आल लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप उसका आइटम नंबर दें। वो ब्रेक आल लिखेगा, आपको अगर अल्फा ज्यादा सही चलता है, नाम ढूंढना आसान है, तो आप ब्रेक आल लिख दें। अगर आपने एक बार इसको सेव कर दिया, अगर सेव कर दिया तो फिर आप यहाँ से इसको चेंज नहीं कर सकते। फिर इसको चेंज करने का मिसाल के तौर पर ये आइटम मैंने चेंज आईडी करनी है, मैं कहता हूँ मैं इसका नाम ही ब्रेक आइड रखूँ, मैं बार बार क्यों ढूंढूं। मैंने चेंज आईडी की, मैंने यहाँ पेस्ट किया, ओके। अब देखिए कोड भी यही हो गया। अब मुझे कहीं भी सर्च करना है तो मैं ब्रेक आइड ही सर्च करूंगा। तो इसके लिए मुझे कोडों की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए डीजल ब्रेक आइल और लुब्रिकेंट जो है मिसाल के तौर पे वो आप उसी नाम से दे दें ताकि आसानी रहती है। वो कोड कौन ढूंढता रहेगा, उसी नाम से सर्च करना आसान होता है, नाम ही दे दें। तो उसका प्राइस सेल लिखा था, ये सारे हमने लुब्रिकेंट इन्वेंट सेल लिखा था, लुब्रिकेंट इन्वेंट्री लिखा था, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लुब्रिकेंट का लिखा था। उसका आइटम टाइम यही, लोकेशन हम लेके कैन में आता है, कैन दे दिया। तो ये हम इस तरह हम आइटम खोलेंगे। आइटम खोलना बड़े ध्यान से जरूरी है, इसमें कोई गलती करेंगे तो फिर सारा मसला मिसाल बनेंगे, ये गलती नहीं करनी आपने। और एटम के अंदर ही हम देखें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आ रही होती हैं, जिस तरह बिल ऑफ परचेज में इन्वेंट्री प्रॉफिटेबिलिटी, एक एक इन्वेंट्री की प्रॉफिटेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद परचेज ऑर्डर बना सकते हैं, इसका सेल ऑर्डर बना सकते हैं, सीरियल नंबर हिस्ट्री। अगर वो सीरियल नंबर में कह रहा मैन्युफैक्चरिंग का आपका नहीं है, टिकट। बस ये मेन चीज जो है ना आपकी बिल ऑफ मटेरियल रिपोर्ट है और इन्वेंट्री है। बिल ऑफ मटेरियल रिपोर्ट कितनी बार मटेरियल आया गया, क्या हुआ। यहाँ पे इसका साफ ज़ाहिर है वो इस साल में नहीं होगा, तो ये टुडे ले रहा है, मैंने एग्जैक्ट डेट ले ली। भाई ये इसका कुछ भी नहीं है इन्वेंट्री, तो फिर क्या करेगा ये। तो आगे इसकी हम इंशाल्लाह आगे आइटम हमने क्लियर कर लिया। इन्वेंट्री इन्वेंट्री में देखें आगे उसके प्राइसेस हैं, आप कर सकते हैं, समलिंग का काम है, कर सकते हैं, हम परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। इन्वेंट्री रिसीव करेंगे, उसके बाद उसको फिर आगे करेंगे, काउंट करते हैं, इन्वेंट्री काउंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप साथ साथ करते सीखते रहेंगे। कल इंशाल्लाह हम एटम लंबा लेक्चर हो जाएगा थोड़ा, अब मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। कल इंशाल्लाह हम प्रोडक्ट रिसीव करना, यानी कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रोडक्ट रिसीव करना, उसको फिर स्टॉक इन करने के बाद स्टॉक आउट करने का, फिर हम कल हम कस्टमर खोलेंगे, फिर स्टॉक आउट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। वस्सलामु अलैकुम। अल्लाह आपका और मेरा आमीन नासर।